ये कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, जाई, ठीक है। और एम का मतलब है यहाँ पे मेजर्ड, जो हमने मेजर की है, इक्वल आएगी किसके, एन नॉट म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 KT के। बेटा पीछे आपके पेरेंट्स की आवाज आ रही है, प्लीज आप अपने माइक ऑफ कर दो या फिर अलग से बैठा करो, ठीक है। जाई एम इक्वल होता है किसके, एन नॉट म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 KT के। यहाँ पे रिलेशनशिप है हमारा जाई एम और म्यू के बीच में। जाई एम यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लिया हुआ है हमने, और म्यू आपको पता ही क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। के जो है यहाँ पे वो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। एन नॉट है आपका एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है। टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है सबको, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में भी, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ से हम म्यू स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3K डिवाइडेड बाय एन नॉट इंटू जाई एम इंटू टी, ठीक है। फिर हम यदि इसका स्क्वायर दूसरी तरफ रीअरेंज करके करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3K डिवाइडेड बाय एन नॉट इंटू अंडर रूट जाई एम इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे जो अंडर रूट 3K डिवाइडेड बाय एन नॉट है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब हम इसमें K की और एन नॉट जो कि कांस्टेंट है, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका और एक आपका एवोगैड्रो नंबर है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2.828। तो हम जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कौन सी, 2.828, ठीक है। अब हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह हम रख देंगे 2.828 अंडर रूट जाई एम इंटू टी। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आई। यहाँ पे 2.828 किसकी वैल्यू आई है, इस कांस्टेंट टर्म की, अंडर रूट 3K डिवाइडेड बाय एन नोट। इसमें जब हमने वैल्यू पुट की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की और एवोगैड्रो की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको, तो क्या रिलेशनशिप आ गई हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट की, म्यू इज इक्वल टू 2.828 अंडर रूट जाई एम इंटू टी। क्लियर है सबको, बोलो ये बात समझ में आ गई बेटा। तो देखो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई, दिख रहा है सबको, म्यू इज इक्वल टू 2.828 अंडर रूट जाई एम इंटू टी। और आपको पता है क्या यूनिट होती है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की, बोहर मैग्नेटोन, तो बी एम आ जाएगा। क्लियर है सबको, ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस तरह से वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यस हाँ जी बोलो। नहीं ये टॉपिक नहीं है आपके, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं है आपके सिलेबस में, हाँ ये नहीं करना बेटा। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा टेम्परेचर के। क्लियर है, तो यदि आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी
या फिर एक क्वांटिटी को आप बढ़ाओगे तो दूसरी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, जाई एम, और जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास सी आ जाएगा। सी यहाँ पे, टी यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और सी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो किस तरह से डिपेंड करेगी, उसके लिए हम एक क्यूरी लॉ लेके आएंगे। वो क्यूरी लॉ क्या कहता है, जो आपकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है वो वेरी करती है इनवर्सली विद टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है उनके बीच में। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आएगी, जाई एम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय टी के। टी यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, सी एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सब्सटेंस की, जिसको हम क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। क्लियर है सबको। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ प्लॉट्स किए हुए हैं। पहला जो ग्राफ है वो है आपका जाई एम और टी के बीच में। टी आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और जाई एम आपकी क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, यदि हम ये ग्राफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही ले रहे हैं हम। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक पैराबोलिक टाइप कर्व आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह का कर्व आ जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, हम यदि ग्राफ प्लॉट करें जाई एम अगेंस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो हाँ जी, ये दोबारा से शुरू से बता दूं। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या आ गया था कि जाई एम है इक्वल किसके, सी डिवाइडेड बाय टी के। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जाई एम और टी के बीच में ग्राफ लेके आएंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, कंडीशन होंगी डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन है वो जाई एम और टी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, और जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हमारे पास जो कर्व आएगा वो पैराबोलिक टाइप कर्व आएगा। इस कर्व को हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इस तरफ तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरफ आपकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है, तो आपका किस टाइप का कर्व आया, पैराबोलिक टाइप कर्व आ गया। पहला कर्व आपको ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, पैराबोलिक कर्व बोलोगे आप इसको। अब दूसरा हमारे पास जो कर्व प्लॉट करना है वो हमें करना है, इनवर्स रिलेशनशिप है जाई एम का टी के साथ। ठीक है, तो पहले तो हमने जाई एम और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, वो तो आ गया पैराबोलिक टाइप। पर हम यहाँ पे इनवर्स ले लें या रेसिप्रोकल ले लें, किसका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय जाई एम, और टेम्परेचर को एज इट इज ले लिया। तो हमारे पास जो कर्व आया वो आया है बेटा स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। ओके, और आप यहाँ पे बोलोगे कि इस कर्व में, जिसमें बीच वाला जो कर्व है आपका, इसमें क्या है, जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वहां से आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ओरिजिन पॉइंट से। ठीक है, पर हम तीसरे टाइप का कर्व जो लेंगे उसमें क्या है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन तो आ रही है और ग्राफ भी किसके बीच में बन रहा है आपका, 1 रेसिप्रोकल ले लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, और दूसरी तरफ आपने टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 लाइनें दिख रही हैं, एक तो कट कर रही है टेम्परेचर को किस एक्सिस पे, बिलो 0 केल्विन पे,
और दूसरी है आपकी कट कर रही है टेम्परेचर की एक्सिस को अबो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे ओरिजिन से नहीं हो रहा है आपका, एक तो कट कर रहा है आपका बिलो 0 केल्विन या डिग्री सेल्सियस बोल लो आप, और दूसरा अबो 0 केल्विन। ठीक है, आ रही है स्ट्रेट लाइन ही। तो इस तरह से आपके ये 3 ग्राफ आ जाएंगे आपके। बोलो क्लियर है आपको ये बात? देखो एक बार दोबारा से सुन लो। फर्स्ट कर्व आपका जाई एम वर्सेस टी के बीच में है, पैराबोलिक टाइप कर्व है। ठीक है, देखो ये आपको याद ही करना है सीधा। पहले तो रिलेशन याद कर लेना कि जाई एम का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, और ये जो पूरा रिलेशन बनेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरी लॉ बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला जो ग्राफ होगा वो हमारा जाई एम वर्सेस टी के बीच में होगा, जो कि पैराबोलिक टाइप कर्व होगा। सेकंड जो ग्राफ है वो हमारा रेसिप्रोकल लेना है आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वर्सेस टेम्परेचर। तो आपने पहले क्या बोलना है कि फर्स्ट जो है, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, एक का ओरिजिन जो हो रहा है आपका वो कहां से हो रहा है, जहां से आपका स्लोप बनना स्टार्ट होगा, ओरिजिन से मतलब 0 से। ठीक है, और बाकी जो हमारे नेक्स्ट जो ग्राफ आ रहे हैं वो या तो अबो 0 आ रहे हैं या फिर बिलो 0 आ रहे हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप ये बोल सकते हो इन मैनी केसेस अ लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। बहुत सारे केसेस में जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होती। इट कट द टेम्परेचर एक्सिस, टेम्परेचर एक्सिस को ये कट करती है बिलो 0 डिग्री केल्विन या फिर अबव 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ऊपर वाला रिजल्ट आया था, ये जो रिजल्ट है क्यूरी लॉ का, इसमें मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी बेटा। तो मॉडिफिकेशन जब होंगी क्यूरी लॉ में तो आपके पास एक नई टर्म इंड्यूस आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा इज द टेम्परेचर एट विच लाइन कट द टी एक्सिस। किसको कट करेगी? टी एक्सिस को करेगी। ठीक है, दिस मॉडिफाई इक्वेशन इज नोन एज क्यूरी-वेज लॉ। क्या बोलेंगे इसको? क्यूरी-वेज लॉ। और थीटा जो है यहाँ पे वेज कांस्टेंट है। क्लियर है? तो आपकी जो इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी जाई एम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय टी माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। ये जो थर्ड ग्राफ आया है ना आपका, इसमें जब ओरिजिन लाइन से कट नहीं कर रही है आपकी लाइन, तो आपके दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो वो कट करे क्या बिलो 0 डिग्री केल्विन या फिर अबो 0 डिग्री केल्विन। तो उसकी वजह से मॉडिफिकेशन हो जाती है हमारी इक्वेशन में और एक नई टर्म हमारे पास आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे थीटा। थीटा को हम क्या बोलते हैं? वेज कांस्टेंट। तो हमारे पास जो मॉडिफाई इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? जाई एम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय टी माइनस थीटा। उसके बाद आपने पीछे जो अभी पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन आई है उसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो म्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 2.828 अंडर रूट जाई एम। टी था ना यहाँ पे सिर्फ, अब क्या हो जाएगा? टी माइनस थीटा। क्लियर है? ये दो रिलेशन आ गए। पहला जो रिलेशन था उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूरी लॉ। सेकेंड जो रिलेशन है हमारा वो हमारा हो जाएगा क्यूरी-वेज लॉ। क्लियर है सबको? एक रिलेशन आया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का 2.828 अंडर रूट जाई एम इंटू टी, और सेकेंड रिलेशनशिप आया है म्यू इज इक्वल टू 2.828 अंडर रूट जाई एम टी माइनस थीटा। क्लियर है ये बात? बोलो। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं बेटा। ठीक है, अच्छे से करना इनको। ये आपको एक तरह से ये लगा लो याद ही करने हैं सीधे रिलेशन, और ग्राफ याद रखना है कि किस तरह से बनेगा।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई, यहां तक हो गया हमारा। क्लियर है सबको? अब देखो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो आपने देखो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में तो पढ़ लिया। अब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी निकल के आएंगी, उनको हम फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। अब जो ये सब्सटेंसेस हैं ये डिपेंड करती हैं दो चीजों के ऊपर। पहला तो होता है बेटा टेम्परेचर और दूसरा होता है फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? क्लियर है? क्या है हमारे पास जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके बारे में आपको पता है। अब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस आएंगे, एक को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक और दूसरे को बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये जो सब्सटेंस हैं ये डिपेंडेंसी शो करते हैं किसके ऊपर? फर्स्ट तो टेम्परेचर के ऊपर और दूसरा फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो यदि हम इनकी डिटेल स्टडी करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ क्या करना है, आपको इनकी डिटेल स्टडी पढ़नी है। तो आपको इनके ग्राफ प्लॉट करके क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो होगी, वहां पे तो हम अलाइनमेंट दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। दूसरा जो है टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है, जो फील्ड स्ट्रेंथ है, वो तो हम दिखा देंगे कि पैरेलल स्पिन है या एंटी पैरेलल स्पिन है या अनइक्वल स्पिन है, तो वो तो फील्ड स्ट्रेंथ बता देगी। पर जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं उसके लिए हम क्या लेके आएंगे बेटा? क्यूरी लॉ। क्लियर है सबको? क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग हम इनका क्या बताएंगे? बिहेवियर बताएंगे। क्लियर है सबको? तो देखो अब पहला जो हमारा ग्राफ है ये अभी हमने पीछे पढ़ा ही है कि जाई एम वर्सेस टी के बीच में हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब ग्राफ प्लॉट किया तो किस टाइप का ग्राफ आ गया बेटा? पैराबोलिक टाइप कर्व आ गया। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे जो कर्व आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी दिख रही है आपको इस कर्व में। किस पॉइंट पे? जो टीसी पॉइंट है आपका, टीसी। टीसी जो है यहाँ पे ये एक टेम्परेचर है जिसको हम क्या बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। टीसी क्या है? एक टेम्परेचर बता रहा है, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम क्यूरी टेम्परेचर। तो बेटा टीसी आपका क्यूरी टेम्परेचर है, तो एक स्लोप तो आपका इससे अबो जा रहा है और दूसरा इससे बिलो जा रहा है। देखो रुको मैं इरेज करके आपको दोबारा से बताती हूँ कि टीसी कौन सा टेम्परेचर है? क्यूरी टेम्परेचर। तो एक तो डार्क लाइन आपकी ऊपर जा रही है इससे और एक डार्क लाइन इससे नीचे दिख रही है सबको। तो एक तो अबो क्यूरी टेम्परेचर और दूसरा क्या हो जाएगा? बिलो क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, दो कंडीशन आ जाएंगी। तो अबो दिस क्यूरी टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो फॉलो करते हैं क्यूरी वेज लॉ को। क्लियर है? क्यूरी वेज लॉ को फॉलो करेंगे जब क्या होंगे? ये अबो क्यूरी टेम्परेचर बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर है? तो जो ऊपर वाली लाइन है वहां पे क्या है? आपके जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो क्यूरी वेज लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। बट जो बिलो है इससे वहां पे आपका क्या है? क्यूरी वेज लॉ को ये फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंपली क्या बन गए? जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म में थी ये लाइन तो यहाँ पे भी थी, इसी तरह से यहाँ पे भी है। तो क्या हो गए? फेरोमैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट क्या बन गए? यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बन गए। तो फेरोमैग्नेटिज्म तो शो नहीं किया ना उन्होंने, क्या शो करने लगे वो? पैरामैग्नेटिज्म। ये बात समझ में आई? बेटा रिस्पॉन्स दो एक बार मुझे सब बच्चे। एक ही बच्चा बोल रहा है। हाँ आप है ना, चलो अच्छा ठीक है। आप है ना नीचे मैसेज टाइप कर दिया करो, बोलना नहीं चाहते ना क्लास के बीच में तो मैसेज टाइप करके भेज दिया करो, रिस्पॉन्स जरूर दिया करो। मैं क्योंकि बोलती रहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया।
ओके, चलो, तो हम बोलेंगे अबव द क्यूरी टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉलो द क्यूरी वेज लॉ, ठीक है। बिलो द क्यूरी टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिहेवियर इज डिफरेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारा क्लियर हो गया यहां से, ये वाला, और ये भी हो गया। अब थर्ड ग्राफ जो है हमारा, वो किसके लिए है बेटा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे जो पहले तो ये टेम्परेचर देखो Tn, Tn जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इस टेम्परेचर को बोलेंगे नील टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? नील टेम्परेचर, ठीक है। तो एक तो पेपर में यही आ जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको तो बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, और जो एंटी फेरो का है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? नील टेम्परेचर, ठीक है। अब नील टेम्परेचर के लिए भी बेटा वही कंडीशन है कि अबव द नील टेम्परेचर द सब्सटेंस फॉलो द क्यूरी वेज लॉ, ओके, एंड बिलो नील टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है बिलो द नील टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलो, ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो क्या है कि ये जो अब नॉर्मल बिहेवियर है फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ये किसकी वजह से हो सकता है? इंटर आयनिक इंटरेक्शंस की वजह से हो सकता है। इंटर आयनिक इंटरेक्शंस की वजह से, तो देखो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, उसमें हम क्या देखते हैं? अलाइनमेंट देखते हैं, ठीक है, कि स्पिन किस तरह से अलाइनमेंट दिखाएगी अपनी, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि ये इंटरेक्शंस जो हुई हैं वो थर्मल एनर्जी की वजह से हुई हो। थर्मल एनर्जी को हम दोनों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्यूरी भी और नील टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट चलेगा क्यूरी और नील टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और दूसरी हो सकती है इंटर आयनिक इंटरेक्शंस। तो पहले देखो, फर्स्ट जो हमारा केस है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है आयनिक आयंस की इन ए लैटिस, यहाँ पे एक लैटिस कंसीडर करा हुआ है इन्होंने, ये है एक लैटिस है, इसमें जो मूवमेंट है मैग्नेटिक मूवमेंट्स है आयन की, वहां पे जो अलाइनमेंट है वो किस तरह से है बेटा? इक्वल है। जितने आपके एक तरफ, मतलब आप ये लगा लो लेफ्ट साइड जितने जा रहे हैं उतने ही राइट साइड जा रहे हैं, दिख रही है? तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द आयन इन द लैटिस टेंड्स टू अलाइन देमसेल्फ इन ए मैनर सो एज टू कैंसिल वन अनदर। एक दूसरे को यहाँ पे ये क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, एंड गिव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या देंगे? जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट देंगे। तो यहाँ पे ये तो हो गया बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शंस, पर हमने ये बोला था कि जो हमारा थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम क्यूरी टेम्परेचर या फिर नील टेम्परेचर लेंगे। तो सेकंड बात हमारी आ जाएगी अबोव द नील टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखनी है। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए यदि हम कंडीशन लगाएं कि अबोव द नील टेम्परेचर, क्या होगी? जो थर्मल एनर्जी है जिसको हम KT से डिनोट करेंगे, वो क्या होती है? लार्ज होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए थर्मल एनर्जी क्या होगी? लार्ज होगी, जो क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी कि इफेक्टिव अलाइनमेंट हो मैग्नेटिक मूवमेंट की। क्या प्रिवेंट करेगी बेटा? इफेक्टिव अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है? दो बातें हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की। पहला कि इस तरह से अलाइनमेंट होती है कि यहाँ पे स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है आपका, ठीक है। दूसरा, यदि हम नील टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो ये बोला कि अबव द नील टेम्परेचर जो थर्मल एनर्जी है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो प्रिवेंट करेगी कि क्या हो? अफेक्टिव अलाइनमेंट हो किसमें? ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, ये भी पेपर में आते हैं एग्जाम्पल। कॉमन एग्जाम्पल जो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस के वो हैं MnO, MnO2, FeO, NiO2, ठीक है।
V2O3, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ये आप याद कर लेना। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है आयन का, वो अपने आप को अलाइन करता है इस तरह से कि वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सारे पैरेलल है ना, देखो एक दूसरे के, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिइंफोर्स कर रहे हैं। क्लियर है? अलाइनमेंट देखो पहले तो, एक दूसरे के सारे क्या है, पैरेलल हैं और रिइंफोर्स कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां पे अब हम कंडीशन लगाएंगे एंटी फेरो के लिए तो हमने नील टेम्परेचर लिया था। कौन सा टेम्परेचर लिया था? नील टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिज्म के लिए कौन सा लेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर में भी हम अबव द क्यूरी टेम्परेचर जो थर्मल एनर्जी होगी वो लेस होती है बेटा। क्या होती है? KT यहाँ पे लेस होती है। तो क्या करेगी वो? रैंडमाइज कर देगी ओरिएंटेशन को। क्या बना देगी? रैंडमाइज कर देगी। ये जो ओरिएंटेशन हो रही है उनको क्या कर देगी? रैंडमाइज कर देगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो लेस वाली कंडीशन तो यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। इसका मतलब लेस वाली कंडीशन कौन सी थी? जब अबव था क्यूरी टेम्परेचर, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? बिलो वाली, क्योंकि हमें तो अलाइनमेंट दिखानी है, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि पैरेलल होनी चाहिए अलाइनमेंट, तो इनको कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कब होगी? जब आप जो टेम्परेचर लोगे वो बिलो हो, किससे? क्यूरी टेम्परेचर से। तो वहां पे क्या टेंडेंसी रहती है? द टेंडेंसी टू अलाइनमेंट बिकम कंट्रोलिंग। क्या हो जाती है? जो अलाइनमेंट की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है? कंट्रोलिंग। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करती है वेरी रैपिडली विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है हमारे निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? जो अलाइनमेंट होती है वो रैंडम अलाइनमेंट होती है। किस तरह की होंगी? रैंडम अलाइनमेंट होंगी, ठीक है। ठीक है, तो आप ये वाली पिक्चर देख लो, यहाँ पे रैंडम अलाइनमेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे नई सब्सटेंस की अब स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरिक मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक स्पिन्स का। तो देखो दो लाइंस जो ऊपर वाली दिख रही हैं वो तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, पर जो थर्ड लाइन है वो उनसे अलग जा रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो अलाइनमेंट होती है वो पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है डायरेक्शंस उनकी। तो अनइक्वल नंबर होता है यहाँ पे। क्लियर है? और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपके Fe3O4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स इनके, ये याद कर लेना, ठीक है। Fe3O4 और फेराइट, ठीक है। Fe2O4, Fe3O4, यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि यहाँ पे जो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहती है? जीरो रहती है। ये वो हो जाता है कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किन में होता है, किसी की पैरेलल हो जाए, किसी की एंटी पैरेलल हो जाए, तो वो आपके हो जाएंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के बेटा दोनों एग्जाम्पल, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड फेराइट। ये जंग के जो आप कंपोजिशन देखते हो ना, रस्ट की जो कंपोजिशन है उनके ऑक्साइड्स हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक टॉपिक या फिर 1.5 टॉपिक बच गया इस यूनिट का, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचा करो कि क्या हुआ है, क्लास नहीं आ रही। रोज क्लास लगाएंगे तो हमारा तो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा ना, हमें तो स्लो स्लो चलना है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचा करो। हाँ, रिवीजन मेरे साथ करो ना तुम तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो घर पे ही रहते हो तो सारा दिन। हाँ, नहीं मैं तुम्हें टेस्ट भी दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, सारा पैटर्न दे दूंगी मैं तुम्हें किस तरह से आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना।
हाँ, कोई चिंता नहीं करनी। ओके बेटा, है करें एंड क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके।